नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आपका दिन बुधवार करंट अफेयर 16 नवंबर में आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है। यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप मेंस और प्री के नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी के ऐप से परचेज कर सकते हैं। एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे ये दोनों नोट्स अपडेटेड उपलब्ध हैं। ये आपके घर पे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के डिलीवर किए जाएंगे। इसके साथ आपको ऑफर मिल रहा है अभी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जो कि मुख्य परीक्षा की तैयारी आपकी प्री के साथ में करवा देती है। इसमें 30 मिनट के लगभग लेक्चर रहते हैं, वीडियो लेक्चर छोटे छोटे फॉर्मेट में पेपर रहते हैं। साथ ही में आपको नोट्स भी मिलेगा और ये टेस्ट सीरीज जो है 895 की इसके साथ फ्री मिल रही है, जो कि 1299 के नोट्स हैं। साथ में 3000 के जो मुख्य परीक्षा के नोट्स हैं, इनके साथ आपको मुख्य परीक्षा 2021 की टेस्ट सीरीज मिल रही है और आप साथ साथ में अपने 2022 की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज जो है 2021 की भले ही है लेकिन सिलेबस तो लगभग वही रहेगा हमारा। और आपका जो एग्जाम होने वाला मेंस का वो भी लगभग जून जुलाई के आसपास हो जाएगा और जो अगला मेंस 2021 का ये फरवरी में है। तो अप्रैल में यदि वो पेपर होगा मार्च लास्ट में, तो आपका जून या जुलाई में मेंस परीक्षा होगी और आपके पास उस समय इतना समय नहीं रहेगा कि आप साथ में मेंस की टेस्ट सीरीज या मेंस की तैयारी कर पाए। तो ये जो समय है ये मुख्य परीक्षा की तैयारी का समय है। अब करंट अफेयर शुरू करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि पिछले दिनों हमने क्या क्या पढ़ा था। तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं श्री सत्येंद्र लोहिया, इनका किस खेल से संबंध है? तो स्विमर है। ठीक है, अभी इन्होंने गोल्ड और रजत दोनों पदक जीते हैं, जो राष्ट्रीय राजकीय खेल चल रहे हैं, राष्ट्रीय खेल। हाल में मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को एफएसएसएआई के द्वारा 4 स्टार की रेटिंग दी गई है? साथ ही में ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है। तो ये भोपाल का रेलवे स्टेशन है। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी है अक्षरा, ये किस खेल से संबंधित है? ये रेसिंग से संबंधित है। 1500 मीटर की रेस में इन्होंने गोल्ड जीता है। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी है पूजा ओझा, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध काइकिंग से है। ठीक है, और इन्हें अभी जो हमारे यहाँ का सामाजिक सहकारिता मंत्रालय है उसके द्वारा इनको सम्मानित किया जाने वाला है और ये मध्य प्रदेश की एकमात्र खिलाड़ी है। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी है श्री अर्जुन वास्कले, इनका संबंध किससे है? तो इनका रेसिंग से है। 1500 मीटर की रेसिंग में इन्होंने गोल्ड जीता है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खबरों की बात करें तो निम्न में से कौन आईसीसी के वित्त और वाणिज्यिक मामलों के प्रमुख चुने गए हैं? जाना पहचाना नाम है जय शाह, अमित शाह के सुपुत्र हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? ये किया बेंगलुरु में। इस पूरी मूर्ति के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में वहां पर हमने पूरी डिटेल आपको दी थी। निम्न में से कौन कबड्डी विश्व कप 2025 के संस्करण की मेजबानी करेगा? इंग्लैंड का वेस्ट मिडलैंड्स करेगा। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में, वहां पर 98% का मतदान हुआ है। हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा किस देश के पर्यटन के मैत्री राजदूत बने हैं? तो वो बने हैं स्विट्जरलैंड के। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की मध्य प्रदेश के पहले पृष्ठ के साथ। बरगी डैम किस जिले में है? इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में या ग्वालियर में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जबलपुर में। इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर गलत लग गया है, इसका राइट आंसर जबलपुर होगा। ओंकारेश्वर के बाद जो बरगी और गांधी सागर डैम है, ये दो डैम आपको अभी खबरों में मिलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग प्लांट लगाया जा रहा है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, बिजली बनाने के लिए, यानी जो वहां पे पूरा का पूरा जलाशय है, क्योंकि जलाशय का जो ऊपर का क्षेत्र होता है, ठीक है, ये किसी यूज कर रह नहीं जाता, इसके ऊपर फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ जो सोलर पैनल है वो लगा दिए जाते हैं, तो इसी को फ्लोटिंग प्लांट बोलते हैं। तो ये लगाया जाना है कहाँ पे? बरगी डैम पे और गांधी सागर डैम पे। जो बरगी डैम है ये एक्चुअली में जबलपुर में है और नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अब जबलपुर से है तो वहां के आसपास के जो क्षेत्र है उनका पानी का प्रमुख स्रोत यही रहेगा। इसके साथ एक सिंचाई परियोजना जुड़ी हुई है, वो है रानी अवंतीबाई लोधी सागर प्रोजेक्ट, इसी के साथ विकसित हुआ है, इसी के साथ जुड़ा हुआ है। बात करेंगे यदि गांधी सागर बांध की, तो ठीक है, इसकी जो नींव रखी गई थी 1954 में रखी गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा रखी गई थी और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1957 में हो गई थी और ये एशिया का पहला ऐसा डैम था जो कि ह्यूमन मेड था, यानी इसमें किसी भी प्रकार की मशीनरी का यूज नहीं हुआ था, यानी बड़ी भारी मशीनरी का यूज नहीं हुआ था। भारत उसी समय आजाद हुआ था तो हमारे पास उस समय इतनी भारी मशीनें थी भी नहीं, तो जो सामान्य औजार थे उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। वर्तमान में इसकी जो क्षमता है वो 115 मेगावाट की है और ये जो सीमा है अपनी मध्य प्रदेश और राजस्थान की, उन दोनों के बीच में है, वहां पे पहाड़ी है जहां से चंबल नदी
गुजरती है वहां पर उस पूरे के पूरी एरिया को रोका गया है, और वह पानी को जो रोका गया है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे है। तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है, तो राजस्थान पे भी ये नदी जा करके वहां पर की भी जो जलाशय है उनकी भी पूर्ति करती है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की। मुख्यमंत्री कप में कितने वर्ष से कम आयु समूह के बालक एवं बालिका यानी दोनों लोग प्रतियोगिता में सम्मिलित हो सकेंगे? 18 से, 16 से, 27 से या 21 से? तो इसका राइट आंसर होगा 18 वर्ष से कम उम्र के जो खिलाड़ी होंगे वो मुख्यमंत्री कप में सम्मिलित हो सकेंगे। मुख्यमंत्री कप अपने आप में एक महत्वपूर्ण तब हो जाता है क्योंकि जो इसका आयोजन होता है वो ब्लॉक लेवल से शुरू होकर के स्टेट लेवल तक जाता है। ठीक है, ब्लॉक से स्टेट तक जाता है, यानी सबसे पहले जो हमारे यहाँ का जो ब्लॉक होता है प्रशासनिक रूप से भी सबसे छोटी इकाई होता है ब्लॉक। ठीक है, जहां पर क्या कहते हैं कि जो डीओ की बीडीओ की पोस्ट होती है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की। ठीक है, जनपद से एक तरह से आप ये कहो कि जैसे जिला पंचायत वो होते हैं सचिव होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर बैठते हैं बीडीओ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से छोटे छोटे यानी ग्रामीण स्तर के खिलाड़ियों को यहाँ पर चयनित किया जाएगा, उन्हें अवसर दिया जाएगा अपनी प्रतिभा दिखाने का, और वो धीरे धीरे बढ़ते हुए स्टेट लेवल पर जाते हैं। यहाँ पर जब वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन अच्छा करते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश की जो अकादमियां होती हैं अलग अलग खेलों के लिए, वहां पर इनको क्या मिलता है, एडमिशन मिलता है, उनको वहां पर प्रशिक्षित किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर हो जाता है खिलाड़ियों को खोजने का। तो इसका जो आयोजन होगा ये 21 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है। इसमें 18 वर्ष से कम आयु की जो बालक बालिकाएं होंगी उनको सम्मिलित किया जाएगा। आयु गणना 31 दिसंबर 2022 से की जाएगी, और इसकी जो शुरुआत हुई थी 2015-16 में हुई थी। बढ़ते प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी है सोनिया ठाकुर, इनका किस खेल से संबंध है? रेसिंग से, कुश्ती से, तीरंदाजी से या काइकिंग से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ये तीरंदाज है। क्या है कि एशिया शारजाह यूएई में होने वाला है जो एशिया कप, ठीक है, उसके लिए उस टीम का जो प्रतिनिधित्व करेंगी वो सोनिया ठाकुर करेंगी। और इसके अलावा इन्होंने जो राष्ट्रीय जूनियर चैंपियनशिप चल रही है वहां पर रजत पदक जीता है, अमित कुमार ने कांस्य पदक जीता है, तो ये उस टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। तो ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है, इनका नाम हम याद रखेंगे। सोनिया ठाकुर तीरंदाज। मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू हो चुका है 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस के दिन से। हमें यह बताना है कि ये कितने विकास खंड के गांवों में लागू किया जाएगा? 38 में, 59 में, 78 में या 89 में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ये 89। जो हमारे आदिवासी विकास खंड है उनकी संख्या है 89, तो सभी विकास खंडों में लागू होगा, तो उससे जुड़े हुए सभी गांवों में भी लागू होगा। अभी क्या है, जो मध्य प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस मनाया गया इस बार, पिछले करंट अफेयर में हमने आपसे पूछा था कहाँ मनाया जाएगा, तो इस बार जो मनाया गया है वो शहडोल जिले के लालपुर गांव में मनाया गया है, जहाँ की मुख्य अतिथि जो थी हमारे देश की राष्ट्रपति थी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी थी। साथ में जो वहाँ पे हमारे राज्यपाल मुख्यमंत्री थे। पूरा का पूरा जो कार्यक्रम हुआ है सभी जिलों में इसका आयोजन हुआ है, लेकिन मुख्यतः जो मेन फंक्शन था वो कहा था शहडोल के लालपुर गांव में था। अब इसी तारीख से क्या हुआ, 15 नवंबर से ही जनजातीय गौरव दिवस के दिन से ही मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू कर दिया गया है, और मध्य प्रदेश के सभी आदिवासी विकास खंड जो 89 विकास खंड है वहां के गांव में लागू होगा। पेसा एक्ट है क्या? पेसा एक्ट मोटे मोटे तौर पे बात करें तो जो जनजातियां होती हैं, आदिवासी होते हैं, उनका 3 चीजों में क्या होता है कि एक तरह से उनकी पूरे आत्मा से जुड़े होते हैं। एक तो जल होता है, ठीक है, दूसरा जमीन होती है, और तीसरा होता है जंगल। ठीक है, जल, जमीन, जंगल। आप ध्यान देंगे ये तीनों चीजें प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो जो आदिवासी होते हैं इनका पूरा का पूरा इनका जो खान पान होगा, इनका रहन सहन होगा, इनके मकान होंगे, इनकी संस्कृति होगी, इनके देवस्थान होंगे, सब कुछ आपको प्रकृति से ही जुड़े हुए मिलेंगे। ये मकान भी इस प्रकार का बनाते हैं कि प्रकृति को किसी भी प्रकार से हानि नहीं होनी चाहिए। इनके जो भगवान होते हैं वो भी प्रकृति होती है, इनकी जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं वो भी प्रकृति से जुड़ी हुई होती हैं। तो कई बार क्या होता है कि इन जो सरकार कानून बनाती है तो उसकी वजह से
हमारे जो आदिवासी होते हैं, इनकी परंपराओं में एक एक तरह से आप ये कहिए कहीं ना कहीं से एक टकराव उत्पन्न हो जाता है। तो केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया था, पंचायत कानून बनाया था, उस समय पे केंद्र सरकार ने महसूस किया, राज्यों ने भी डिमांड करी कि कई कानून ऐसे, कई क्लॉज ऐसे हैं जिसकी वजह से इनकी जो संस्कृति है उस पे एक तरह से हस्तक्षेप हो रहा है और इसका सरकार का टकराव होता है। सरकार अब कोई प्लांट लगाना चाहती है, खनिज का प्लांट लगाना चाहती है, खनिज उत्खनन कराना चाहती है, तो कई बार क्या होता है कि इनकी जो वहां पे देवस्थान होते हैं, जो प्राइवेट फैक्ट्रीज हुई, वहां पर गई, उन्होंने सीधे अंधाधुंध खुदाई चालू कर दी। उसकी वजह से भी दिक्कत जाती है, वो ध्यान नहीं देती हैं कि इनके क्या, क्योंकि उन्हें वहां की संस्कृति के बारे में उन्हें पता नहीं होता। दूसरी प्रकार से जब सरकार कोई अभ्यारण्य बनाती है या कोई राष्ट्रीय उद्यान बनाना चाहती है, तब भी यही प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि वो जंगल है, उनसे जुड़ा हुआ है वन। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके पेसा एक्ट की एक अवधारणा आई थी कि इस तरह के कानून बनाए जाए कि उन्हें भी अधिकार दिया जाए, उन्हें भी वहां पर सम्मिलित किया जाए, उनको जानकारी दी जाए कि सरकार क्या करना चाह रही है। वो जो मुखिया होंगे वो आपस में बात करेंगे, वो गांव बात करेगा, तो इसके बाद क्या होगा, सरकार वहां पर खनिज उत्खनन भी कर सकती है। साथ में वहां की जो योजनाएं हैं, यदि कोई योजना सरकार बना रही है तो उसमें उस गांव का भी क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, उनकी सहमति होनी आवश्यक है। तो इन्हीं सब चीजों में ध्यान में रख करके पेसा एक्ट है। ये केंद्र सरकार ने क्या किया, कुछ उसमें बदलाव किए और जो अधिकार थे वो राज्यों को दिया कि आप अपने हिसाब से कुछ कानून, क्योंकि सभी राज्य, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश, चलो एक बार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो जनजातीय समूह है, हमारे यहाँ जो आदिवासी हैं, उनकी बहुत सारी परंपराएं मिलती हैं। लेकिन जब आप उड़ीसा में जाओगे, जब आप नागालैंड में जाओगे, जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, जब आप नीचे की तरफ अंडमान की तरफ जाओगे, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी परंपराओं में बदलाव आ जाते हैं। उद्देश्य उनका वही रहता है लेकिन उनकी परंपराओं में बदलाव आ जाते हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके एक समिति बनी थी जिसका नाम था भूरिया समिति, जिसकी समिति की सिफारिशों के आधार पर ही पेसा एक्ट आया था। ठीक है, इन्होंने रिकमेंड किया था कि सब जो राज्य हैं, ये सभी विधानमंडल, आप इस प्रकार से इसको कानून को बनाओ कि जो राज्य है, वहां के विधानमंडल है, वो अपने अपने हिसाब से कानून बना सके, क्योंकि उन्हें अपने राज्य के बारे में जानकारी ज्यादा होती है। क्योंकि हर संसद में तो गिने चुने सांसद पहुंचते हैं, लेकिन विधायिका में लगभग सभी जिलों से चुने हुए विधायक आते हैं। आदिवासी जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं वहां से भी चुने हुए विधायक आते हैं। उन्हें मालूम होता है कि इनकी संस्कृति क्या है, इनके पर्व क्या है, इनका कहाँ पे क्या प्रभाव पड़ सकता है इस कानून से, तो वो उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो विधानसभाओं को ये अधिकार मिलना चाहिए। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके जो संविधान का हमारे जो पंचायतों से जुड़ा हुआ भाग है 9 है, वहां के जो अनुसूचित क्षेत्र है उनको विस्तारित करने के लिए अधिनियम पारित किया गया था। और ये 1996 में ये विधेयक संसद में आया, उसके बाद दोनों सदनों से पास हुआ और 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति से इसको लागू किया गया। मुख्य उद्देश्य यही है, जनजातियों की जो स्वायत्ता है उनके बिंदु स्पष्ट कर दिए जाए, जिनका उल्लंघन करने की शक्ति राज्यों के पास नहीं होनी चाहिए। मूल उद्देश्य इस कानून का यही था। अब ये जब लागू हो जाएगा तो बहुत सारी जो वहाँ की पंचायतें हैं उनको बहुत सारे अधिकार मिल जाएंगे। खनिज में सरकार पहले पंचायत से बात करेगी, पंचायत जब परमिशन देगी तभी वहां पर खनन होगा। वनों को जब सरकार हस्तक्षेप करेगी तो उसके लिए पहले उस पंचायत से बात करेगी, वो उन्हें अधिकार होगा। एक तरह से वो गांव जो होंगे वो राजस्व गांव हो जाएंगे, क्योंकि वनोपज जो होते हैं, बहुत सारी ऐसी औषधियां होती है जिनके बारे में आदिवासियों को बहुत जानकारी होती है। सरकार उसी के लिए वन अरण्य करके योजना चला रही है, ताकि वो आर्थिक रूप से भी संपन्न, उनके पास नॉलेज है, उस नॉलेज का उनको यदि फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने लगेगा तो धीरे धीरे उनका भी विकास होगा अर्थ के साथ, क्योंकि अर्थ में पृथ्वी के साथ तो जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें अर्थ ये नहीं, अर्थशास्त्र के साथ भी जोड़ा जाए। आगे की तरफ बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश के आखिरी प्रश्न में, निम्न में से किस राजमार्ग का एक खंड रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य में आता है? NH 26, 46, 36 या 69? इसका राइट आंसर होगा 46। डिटेल देख लेते हैं क्या है। जो भारत की राष्ट्रपति हैं वो आई हुई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ये इनका पहला दौरा है। पहला दौरा हमें याद रखना है कि ये शहडोल में हुआ था। इसके पहले जब ये आई थी भोपाल आई थी और अपने चुनाव प्रचार में आई थी, लेकिन राष्ट्रपति पद में शपथ लेने के बाद, राष्ट्रपति होने के बाद ये इनकी पहली यात्रा है। तो वहां पर इन्होंने रातापानी अब्दुल्लागंज इटारसी राजमार्ग का उद्घाटन किया है, जो कि
लगभग NH46 है, जिसका पहले नाम NH69 था, लगभग 634 किलोमीटर का है NH46। इसमें क्या है कि एक रातापानी अभयारण्य जो हमारे यहाँ का वन्यजीव अभयारण्य है, वो इस हाईवे के बीच में आता है। इसकी वजह से इसका काम बहुत सारा रुका हुआ था। इसका उपाय ये निकाला गया, क्योंकि इस अभयारण्य में जो जीवों का मूवमेंट होता है, ठीक है, पूरे के पूरे अभयारण्य में जीवों का मूवमेंट होता है, और इस राजमार्ग के कारण उन जीवों के साथ समस्या जा रही थी। दोनों लोगों को जाती है, लेकिन ज्यादातर जीवों को समस्या जाती है। उसके लिए क्या हुआ है कि अंडरपास, बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं कि जीव, अंडरपास, छोटे अंडरपास, बड़े अंडरपास बनाए गए हैं कि जीव उसके नीचे से निकल जाएंगे। ये एक तरह से यहाँ पर किसी प्रकार का शोर शराबा बिल्कुल बंद रहेगा, और इस जो रातापानी अभयारण्य है, इसमें और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी जीवों को। बढ़ते हैं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खबरों की तरफ। और पहला प्रश्न, निम्न में से किसने बाढ़ की भविष्यवाणी करने के लिए एक मंच बनाया जिसका नाम रखा है फ्लड हब? इसरो, नासा, फेसबुक, गूगल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गूगल ने बनाया है फ्लड हब। गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर बाढ़ या इस प्रकार की कोई आपदा आती है तो उसकी पूर्व सूचना दी जा सकेगी। गूगल का जो नेटवर्क है बहुत बड़ा है, लगभग हर मोबाइल धारक के पास गूगल की पहुंच है। तो लोगों को जब जानकारी पहले मिल जाएगी तो नुकसान होने की संभावना कम हो जाएगी। हमें याद रखना है कि जो फ्लड हब है ये किसका है? ये है गूगल का मंच। ठीक है, गूगल के जो संस्थापक कौन थे? एक तो लैरी पेज थे और सर्गेई ब्रिन थे। इसका जो मेन मदर कंपनी है जिसके अंदर में गूगल आता है तो वो है अल्फाबेट इंक। स्थापना इसकी 1998 में हुई थी। मुख्यालय जो है इसका वो है माउंटेन व्यू में। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में, यूएसए की एक राजधानी जो राज्य है वहां पे। इसके वर्तमान जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 7 की। फ्रीजेस एक शब्द है जो चुना गया है शुभंकर किसके लिए? ओलंपिक के लिए, जो 2024 में होने वाले हैं पेरिस में, ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों। इसका शुभंकर चुना गया है। हमें यह बताना है कि फ्रीजेस एक प्रकार का क्या है? टोपी है, पक्षी है, जंगली जानवर है कोई, या कोई टापू है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा टोपी है। डिटेल देख लेते हैं। क्या था कि जब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो जो नेशनलिस्ट थे फ्रांसीसी क्रांति के समय में, उनके द्वारा ये टोपी, ये कैप लगाई जाती थी। जो नेशनलिस्ट लोग, राष्ट्रवादियों के द्वारा ये कैप लगा करके विरोध प्रदर्शन किया जाता था। एक तरह से प्रतीकात्मक था। जैसे हमारे यहाँ खादी होती है, खादी के कपड़े गांधी जी ने चलाए थे, खादी सूते थे, तो उसी प्रकार से ये क्या है, यहाँ पे भी जब इनका मूवमेंट चल रहा था, फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी, तो वहां पर इसको एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ये ऊन के का बना हुआ एक मुलायम कपड़ा होता है। हमारे यहाँ जो टेडी बियर आता है उस टाइप की एक कैप होती है। इसको आज भी वहां पर पहना जाता है। तो और फ्रांस के जो बाल्कन क्षेत्र है, फरगना क्षेत्र, यहाँ पर इसको पहना जाता है। तो अब इसे क्या है, ये पहली बार है क्योंकि इसके पहले सभी जीव चुने जाते थे। ज्यादातर आपको ध्यान होगा कि शुभंकर के रूप में जीव चुने जाते थे, लेकिन ये पहली बार है कि वहां किसी का परिधान चुना गया है। तो 2024 में जो पेरिस के ओलंपिक होंगे और पैरालंपिक होंगे, वहां पर जो फ्रीजेस है ये शुभंकर के रूप में रहेगा। ये हमें याद रखना है, ये एक प्रकार की कैप होती है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 8 की। अंडर 19 जो T20 विश्व कप होने वाला है पुरुषों का, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका इसकी मेजबानी करेगा। सभी फॉर्मेट की घोषणा आईसीसी ने कर दी है। इनकी जो बैठक हुई है क्रिकेट परिषद की, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, इन्होंने जितने भी वर्ल्ड कप होने वाले हैं अंडर 19 के, सभी की घोषणा कर दी है। तो जो 2024 का वर्ल्ड कप होगा अंडर 19 में पुरुषों का, इसकी मेजबानी श्रीलंका के द्वारा करी जाएगी। और जो इसके बाद 2026 में होगा, 2 साल के बाद, उसकी जो मेजबानी करेगा वो जिम्बाब्वे और नामीबिया करेगा। वहीं पर जो महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप होगा, जो पहली बार आयोजित किया जाना है, वो है 2023 में, और इसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। लेकिन जो 2025 में होगा 2 वर्षों के बाद, उसकी मेजबानी मलेशिया और थाईलैंड करेंगे। 2027 का आयोजन भी आप ध्यान रखना, इसकी मेजबानी बांग्लादेश और नेपाल करेंगे। 2023 वाला हमें मुख्यतः ध्यान रखना है, ये दक्षिण अफ्रीका में होगा महिलाओं का। ये पहली बार हो रहा है, इसलिए पूछा जा सकता है। ठीक है, वहीं पर 2027 वाला क्योंकि हमारे पड़ोसी से लगा हुआ है, इसलिए हमसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका आयोजन भारत में नहीं है, बांग्लादेश और नेपाल है। आगे की तरफ 2027 का जो मेन वर्ल्ड कप होगा जिसे हम सब देखते हैं, उसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर के करेंगे। बढ़ेंगे आगे की तरफ, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 की।
प्रसार भारती का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? प्रिय हरिकृष्णा को, गौरव द्विवेदी को, शशि शेखर वेम्पति को या मयंक अग्रवाल को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गौरव द्विवेदी को। ये जो दोनों है नीचे वाले, शशि शेखर वेम्पति और मयंक अग्रवाल, इन्होंने भी इस पद पे क्या कहते हैं अपनी सेवा दी है। ये है गौरव द्विवेदी, छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस हैं। ये प्रसार भारती के अगले सीईओ होंगे। इसके पहले जो माई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माई गवर्नमेंट ऑफ एमपी करके वेबसाइट भी चलती है, ठीक है, उसके पहले सीईओ थे। और जो शशि शेखर वेम्पति हैं, पहले ये सीईओ थे 22 तक, फिर इसके बाद मयंक अग्रवाल आ गए थे, जिन्हें इनके अच्छे कार्यों के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी दिया गया था। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 10 की। लंबा समय लेगा, बड़ा प्रश्न है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो 2022 है, वो किसे दिया गया है? सीमा पुनिया को दिया गया है, आर प्रज्ञानंद को दिया गया है, शरद कमल अचंता को दिया गया है या लक्ष्य सेन को दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये दिया गया है शरद कमल अचंता को। ये है शरद कमल अचंता, जिन्हें इस वर्ष का मेजर ध्यानचंद यानी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये टीटी के खिलाड़ी, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। भारत में बहुत कम खिलाड़ी है टेबल टेनिस के, और इन्होंने जो अभी गेम्स हुए हैं उसमें गोल्ड मेडल भी जीता है। और इन्हें क्या है, इसके पहले इन्हें क्या कहते हैं पद्म पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इस बार जो घोषणा हुई है, लगभग 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं। और ये पुरस्कार जो दिए जाने वाले हैं 30 नवंबर को राष्ट्रपति भवन पे पुरस्कार दिए जाएंगे। और जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं उन्हें ये पुरस्कृत किया जाता है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को। बात करें यदि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की, तो पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी के द्वारा जब अच्छा प्रदर्शन किया जाता है, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जाता है, ये उन्हें दिया जाता है। वहीं पे जो अर्जुन पुरस्कार होता है, ये खेलकूद गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले और जिनके अंदर अनुशासन होता है, ये उन्हें दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिए जाते हैं, ये कोच को दिए जाते हैं, जिनके अंडर में अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, सराहनीय प्रदर्शन करते हैं, उन्हें दिए जाते हैं। और जो ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार होता है, अचीवमेंट पुरस्कार होता है, ये ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जो रिटायर्ड हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत खेलों में योगदान दिया है, ये उन्हें दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो दिए जाते हैं, ये इस ज्यादातर स्पॉन्सर्स को या किसी संस्थान को दिए जाते हैं जो खेलों को बढ़ावा देते हैं। ये खेल निकाय जो हो सकते हैं, गैर सरकारी संगठन भी हो सकते हैं, उन्हें भी दिए जा सकते हैं, राज्य के राष्ट्र स्तर के भी होते हैं, बोर्ड भी होते हैं, उन्हें भी दिए जा सकते हैं। लेकिन स्पॉन्सर्स और जो खेलों को बढ़ावा देते हैं, उन संस्थानों को ये दिए जाते हैं। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में जो समग्र प्रदर्शन है, सभी खेलों में मिलाकर के यदि कोई अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसको मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाती है। ये एक ही ट्रॉफी होती है। ये जब जो अगले वर्ष जो जीतता है उसके पास वो ट्रॉफी रख दी जाती है, अगले वर्ष तक, अगले पुरस्कार तक ये उसके पास रखी रहती है। ठीक है, बात करी जाएगी मेजर ध्यानचंद के अलावा जो अन्य पुरस्कार दिए गए हैं। ये जो लिस्ट है ये अर्जुन पुरस्कारों की है। इस वर्ष 25 लोगों को ये अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं। ये टेबल है उनकी। हम इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें बात करेंगे हम अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, कितनी राशि दी जाती है, किसे दी जाती है, पहली बार किसे दी गई, कुछ विशेष बातें होंगी उसके बारे में, तो वो पढ़ेंगे। इसी प्रकार से बात करेंगे हम द्रोणाचार्य पुरस्कारों की, कब से प्रारंभ हुआ, अभी तक किन्हें मिला है, पहली बार किसे दिया गया या इसके बारे में कोई विशेष बात, कितनी राशि दी जाती है। इसी प्रकार से लाइफ टाइम की बात करेंगे। ठीक है, और ध्यानचंद पुरस्कार जो दिए जाते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट, उसकी बात करेंगे, प्रोत्साहन की भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये लिस्ट है। आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि हम इसकी पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी का, इस वीडियो के नीचे जितने भी वीडियोस हैं सबके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर जब करंट अफेयर की वीडियोस अपडेट होते हैं उसके साथ पीडीएफ भी अपडेट कर दी जाती है। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप एग्जाम गुरुजी का ऐप डाउनलोड करें। वहां पर करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर्स वहां पे लगातार अपडेट होते हैं। आपको वहां पे हमेशा उपलब्ध रहेंगे करंट अफेयर्स। और जल्दी ही दिसंबर से हम शुरू करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर टेस्ट का, जिसमें आप सभी लोगों को बहुत सारे पुरस्कार मिलेंगे। और जो वार्षिक करंट अफेयर हम पढ़ाने वाले हैं उसमें हम एक बहुत ही अच्छी योजना लेकर के आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग हैं, आप लोगों की ले रही है, उसमें आप सभी को कुछ ना कुछ पुरस्कार दिया जाएगा। तो करंट अफेयर ध्यान से देखते रहें
और उसके आप कोशिश करें कि यदि कोई बात बोलता हूँ इसके आप अपडेट कर लें या इसके नोट्स में रख लें, तो उसको जरूर कर लिया करें, क्योंकि वो एग्जाम में आपके साथ टकरा जाएगा। पीडीएफ अभी हाल फिलहाल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें, जल्दी हम इसको ऐप पर उपलब्ध करा देंगे। ऐप में करंट अफेयर्स अपडेट हो रहे हैं, तो आप चाहें तो वहां पर पीडीएफ क्या कहते हैं उसको डॉक फॉर्मेट पे देख सकते हैं। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था, जनजातीय योद्धा डेलन शाह का जन्म किस जिले में हुआ था। इसमें काफी सारे लोगों ने आंसर दिया है, और आप सभी के आंसर मैं पढ़ता हूँ, आप ऐसा मत सोचा करें नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। चंद किरण, आप अपनी आईडी मेरे को कई बार बता चुके हैं कि आपकी वो खुल नहीं रही है, मैंने चेक कराया था, ऐसी कोई समस्या मेरे को वहां पर समझ में आई नहीं है। देवांशु, आप आंसर लगातार देते हैं और आपके आंसर हमेशा बढ़िया रहते हैं, और आप इसी प्रकार से लगे रहिए, आंसर्स आप जरूर दीजिए। आपको इसका लाभ क्या मिलेगा ये आप स्वयं पेपर के बाद मुझे बताएंगे, ये मुझे इतना पूर्ण विश्वास है। जितने लोग भी यहाँ पर आंसर 3 से 4 लाइनें लिख रहे हैं, वो एग्जाम के बाद इसके बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि उन्हें लाभ हुआ है या नहीं हुआ है। साथ ही में मोना, आप भी आंसर लगातार देती हैं, आप सभी लोग आंसर दिया करें। थोड़ी सी जानकारी है, 3 से 4 लाइनें, उनके बारे में लिख देने से हमारी जानकारी भी संपूर्ण हो जाती है। साथ में हमें यदि हमें कोई गलत जानकारी भी होती है ना, तो नीचे वाला कमेंट करके बता देता है ये जानकारी गलत है। इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, हमारा डेटा ही अपडेट हो रहा है, गलतियां सभी व्यक्ति से हो जाती हैं, इंसानों से होती हैं, ठीक है। जो सीखता है उसी से गलतियां होती हैं, तो यदि हम कोई गलत बात भी लिख दिए हैं, हमसे भी हो जाती है कई बार। कल ही किसी ने कमेंट करके बताया, सर आपने गलत जानकारी दे दी, हमने चेक किया, हाँ हमसे हुई थी, सुधार लेंगे, हो गई, ठीक है। आप कम से कम इसी बहाने में पता तो चलता है, मानव है, गलतियां होंगी। तो बात करेंगे यदि डेलन साय की, तो इनका जन्म जो हुआ था ये नरसिंहपुर जिले में हुआ था, और ये एक तरह से आप ये कहिए कि जो 1857 की क्रांति थी, बुंदेला विद्रोह के पहले से ये लगातार क्रांति में एक्टिव थे, और किसी न भी किसी प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ ये एक्टिव रहे हैं। मुझे व्यक्तिगत तौर पे एक बात जो पसंद आई, वो जब से ये हमारे 75वीं जो हमारी वर्षगांठ चल रही है, इसमें अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारियों की जानकारियां निकल करके बाहर आई हैं इस अमृत महोत्सव में, जिनके बारे में हमें हमारे आस पड़ोस की हमें ही जानकारी नहीं थी। तो ये इसमें आप ये मान के चलिए कि आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे इस अमृत महोत्सव में, जितने भी नए नए लोगों के आप नाम सुन रहे हैं, उनके बारे में आपको वहां पर प्रश्न मिलने ही वाले हैं, आज नहीं तो कल मिलेंगे। क्योंकि इतिहास में इतने सारे आदिवासी जनजाति समूह हो या किसी क्षेत्रीय व्यक्तित्व हो, उनके बारे में इतनी डीप जानकारियां हमें मिली नहीं है जितनी अब मिल रही है, और हम लोगों का ध्यान जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। तो ऐसी जानकारियों को, ऐसे नॉलेज को आप अपडेट करते रहें। अभी तक हम 1 से 2 व्यक्तित्व जनजाति समूह के जानते थे, बिरसा मुंडा को जानते थे, टांट्या मामा को जानते थे, भीमा नायक को जानते थे, लेकिन इनके बारे में गिनी चुनी बातें पता थी कि इन्हें रॉबिन हुड कहा जाता था। आप कोई भी पेपर उठाइए, रॉबिन हुड किससे कहा जाता है, निमाड़ का, इतना ही आता है। लेकिन अब काफी डीप में आ रही है इंफॉर्मेशन, तो आप इन्हें अपडेट करते रहे। एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब में भी जो कम्युनिटी वाला पार्ट है, वहां पर भी मैं लगातार अपडेट करवा रहा हूँ, आपको और भी चीजें नई नई वहां पर मिलेंगी। तो जो डेलन साय थे, इनका जो जन्म हुआ था नरसिंहपुर जिले के मदनपुर में हुआ था, और ये अंग्रेजों के खिलाफ लगातार एक्टिव रहे, लड़ाइयां लड़ते रहे, और बहुत ही कम उम्र, लगभग 16 वर्ष की कम उम्र से भी इन्होंने क्या था, क्रांति में भाग ले लिया था, आजादी के लिए लड़ाई लड़ना शुरू की, ठीक है। अब इनके कई प्रयास हुए, उसमें वो सफल हुए नहीं, लेकिन इसका एक लाभ इन्हें ये जरूर हुआ कि इन्हीं प्रयासों से, पहले दूसरे तीसरे चौथे लगातार प्रयासों में, इन्होंने अपनी एक सेना जरूर बना ली, ठीक है। एक सेना का गठन कर लिया, असफल हुए लेकिन सेना इनके साथ जुड़ते गए, लोग जुड़ते गए, और इन्होंने एक बहुत बड़ी सेना का गठन कर लिया। अब उसको किसी तरह से खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, देखिए हमारे मध्य प्रांत का गठन हो चुका था, ठीक है, बुंदेला विद्रोह के साथ हमारे मध्य प्रांत का गठन हो गया। अंग्रेजों ने चारों तरफ छावनियां बना ली, मध्य प्रांत में कंट्रोल किया जाने लगा, ठीक है, छावनियां बनने का उन्हें जानकारी हो गई। लेकिन आप एक बात देखेंगे कि हमारे जितने भी क्रांतिकारी रहे हैं, विशेषकर आदिवासी क्रांतिकारी रहे हैं, इन्हें अंग्रेज इतनी आसानी से पकड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस समय पे जो मध्य प्रांत था, मध्य भारत हमारा जो आज मध्य प्रदेश है, आज भी हमारे यहाँ जंगल बहुत है, उस समय पे तो और भी घने जंगल थे। और सबसे बड़ी वीकनेस ये थी कि अंग्रेजों को उसके बारे में जानकारी इतनी होती नहीं थी, तो उनको जब जानकारी नहीं थी तो उन्हें जीत पाना भी इतना आसान नहीं था, ठीक है। तो अब इनमें क्या हुआ कि कोई ना कोई हमारे हर क्रांतिकारी का अपना था, जिसने उनको मुखबरी करी और उनको क्या किया, उनको मरवाने में, उनको खत्म करवाने में योगदान दिया।
तो इनके साथ भी यही हुआ था, इन्हें भी धोखे से इनके ही किसी अपने ने जानकारी दी और अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया और 16 मई 1858 को इन्हें पीपल के पेड़ पे बांध करके इन्हें फांसी दे दी गई। आप देखेंगे चाहे वो टांट्या मामा रहे हों, चाहे वो आपके डेलन शाह हों, ठीक है, बिरसा मुंडा हों, सभी को धोखे से किसी न किसी प्रकार से उनकी हत्या की गई। और आदिवासी समूह जितने भी इसमें आदिवासी क्रांतिकारी थे, आप देखेंगे उन्हें अंग्रेज इतनी आसानी से कभी नहीं पकड़ पाए, गुरिल्ला पद्धति में अंग्रेज कभी जीत ही नहीं पाए और इतिहास में इन्हें वो जगह नहीं मिली, हमें उतना नहीं पढ़ाया गया जितना हमें बाकियों के बारे में पढ़ाया गया है। इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, इनके बारे में जानकारी है और सम्मान के साथ पढ़ना चाहिए और जानकारियों को शेयर करना चाहिए। ये था पिछले प्रश्न का उत्तर। आज का प्रश्न आप सभी के लिए, आपका जाना पहचाना प्रश्न, आप सभी इस प्रश्न से टकरा चुके हैं। मध्य प्रदेश में विमुक्त जाति दिवस कब मनाया जाता है? 31 जुलाई को, 1 अगस्त को, 25 अगस्त को, 31 अगस्त को। आप सभी इसका राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, जरूर दें। कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, गलत भी हो जाता है तो सुधर जाएगी पर भूलेगी कभी नहीं। बताना क्या है, विमुक्त जाति दिवस कब मनाया जाता है। आप यदि इसके बारे में और जानकारी जानते हैं कि यह पहली बार कब मनाया गया था, किस जनजाति समूह के में उसमें मनाया जाता है, याद में मनाया जाता है, उनके किसी कार्य के कारण मनाया जाता है, उद्देश्य क्या है इसका मनाने का, और ये कितनी तारीख को मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो थोड़ी बहुत जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में दें। जिनके आंसर राइट होंगे एग्जाम गुरुजी लाइक देगा, जो इसके बारे में ज्ञान देंगे उनको एग्जाम गुरुजी हार्ट देगा। आप सभी लोग जिनको हार्ट दिया जाता है उनके आंसर जरूर पढ़ा करें। आपका वहां पे बहुत सारा ज्ञानवर्धक बातें होती हैं, उस प्रश्न से जुड़ी हुई बहुत सारी आपको इंफॉर्मेशन मिलती हैं और उनके आंसर्स को आप लोग थोड़ा सा लाइक जरूर कर दिया करें। मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, एग्जाम गुरुजी करंट अफेयर को लाइक कर रहे हैं या ना करें, लेकिन जो भी हमारे भाई बंधु मित्र इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं उनको जरूर लाइक किया करें, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी जानकारी और साथ में नॉलेज लेकर के आते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात अगले दिन के करंट अफेयर्स में होगी। सुबह के 7 बजे करंट अफेयर अपडेट हो जाता है टेलीग्राम चैनल पे और आप वहां पे PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो की लिंक भी रहती है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, पढ़ाई को लेकर के थोड़ा बहुत भी सीरियस हैं, तो आप पढ़ाई अपनी चालू कर दें। ये सारी आपको जो भी इससे संबंधित इंफॉर्मेशन लेनी है तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप कर सकते हैं या ऐप डाउनलोड करके वहां से परचेज कर सकते हैं।